हेलो स्टूडेंट्स, सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट गुरु नीति इकोलॉजी के एपिसोड 5th के साथ आज हम फिर आपसे बात कर रहे हैं। मैं एमएम बलडोदिया और मेरे साथ हैं बीएल चौधरी सर। जैसा कि आपने इनसे पहले के एपिसोड्स में ऑर्गेनिज पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है। इसी तरीके से आज हम कुछ डेटाबेसेस और एनवायरमेंटल इश्यूज के स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर्टिकुलर एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बताया था कि जो कंजर्वेशन टेक्निक होती है यानी इन सिटू और एक्स सिटू, तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे अपन कंजर्व करें उसकी जो टेक्निक्स है भाई आप समझ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को एक विलेज की या एक टाउन की कोई बाउंड्री नहीं है, यानी उतने तक का एक एरिया नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ प्लेनेट है, फिर भी उसमें उन प्लेसेस की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए जो हॉटस्पॉट रीजन्स हैं, जहाँ बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है या एंडेमिज्म है, एक्सेलरेशन का रेट जहाँ फास्ट है, जैसे जो हॉटस्पॉट बनाने के जो क्राइटेरियाज हैं वो कंजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। तो सही शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 121, which is not a part of 1 minute please, not a part of XC2 कंजर्वेशन। कौन सा XC2 कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है? तो स्टूडेंट्स इससे पहले XC2 और InSitu को अगर हम डिफाइन करें, InSitu कंजर्वेशन जो है ये ऑन साइट काउंट किया जाता है, ठीक है सर, आपको इसका हिंदी वर्जन बताएंगे। और XC2 कंजर्वेशन जो है वो ऑफ साइट डिफाइन किया जाता है, मतलब जहां एग्जैक्टली है स्पीसीज उससे किसी दूसरे हैबिटेट में ले जाके आपने शिफ्ट किया तो वो ऑफ साइट कंजर्वेशन हुआ, और जहां नेचुरली अकरिंग था वहीं अगर आपने उसको कंजर्व किया तो वो ऑन साइट कंजर्वेशन है। तो आपसे पूछा है कौन सा XC2 कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है, तो देखिए जीन बैंक डेफिनेटली आप लेबोरेटरी कंडीशंस में लाके करेंगे तो ऑफ साइट ही होगा। बॉटनिकल गार्डन, इसमें देखिए कुछ स्पीसीज जो हैं वो लोकल हो सकती हैं, लोकल फ्लोरा की हो सकती हैं, लेकिन सारी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे XC2 का पार्ट है। टिश्यू कल्चर भी लेबोरेटरी कल्चर जो है उसी के अंदर काउंट होगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अपने आप में किसी एक फॉरेस्ट एरिया में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने का प्रोसीजर या मेथड है, तो डेफिनेटली ये ऑन साइट कंजर्वेशन होगा, इसको बोलेंगे आप इन सीटू कंजर्वेशन। सो आंसर विल बी द 4। सर थोड़ा सा इनको और आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए बेटा, बिल्कुल ये है कि जैसे अपन एक बात कहें कि भाई अगर मान लो एक टाइगर को आपको संरक्षण देना है, कंजर्वेशन करना है एक टाइगर का, तो अगर अपन वहां पर पूरे फॉरेस्ट का ही कंजर्व कर दें तो हर लेवल की बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो वो उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको अपन ने संरक्षण दिया, इसलिए वो क्या है, इन सिटू। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक मिनट में बोलूं, एक क्वेश्चन आता है आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चों ध्यान रखना कि अगर आपको इकोसिस्टम कंजर्व करना है तो ऑन साइट कंजर्वेशन करें या ऑफ साइट करें। इकोसिस्टम के केस में आप इन सिटू कंजर्वेशन ज्यादा अच्छा बेटर होता है, बेस्ट होता है। और जो एक्सिटिव है वो आप जानते हैं कि ह्यूमन केयर में अपन जो भी जूलॉजिकल पार्क हैं या बॉटनिकल गार्डन है, सीबीएसई 2012 क्वेश्चन भी है कि बॉटनिकल गार्डन आता साइट ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन। तो ये जो जीन बैंक है, पोलन बैंक है, सीड बैंक हैं, जितने भी लिविंग मटेरियल से रिलेटेड बैंक होते हैं, जीन बैंक, पोलन बैंक, सीड बैंक, और इसके अलावा आप समझ सकते हैं बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन और सफारी पार्क, ये क्या है, एक्सिटिव। और बाकी आप समझ सकते हैं नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट रीजन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव, जो पवित्र उपवन होते हैं, वो सारे क्या हैं, इन सिटू कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं। हालांकि एक बात आप ध्यान रखें, प्रोटेक्टेड एरिया में 3 ही कैटेगरी काउंट होती है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हॉटस्पॉट इनमें से किसी भी जगह हो सकता है, ठीक है। तो आंसर सर फाइनल हुआ 4। नेक्स्ट 122, वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो देखिए एंडेंजर्ड जो है अपने आप में बच्चों ने खूब सुना होगा, कई बार क्वेश्चन भी आया है, जो रेड डेटा बुक है IUCN का, इस रेड डेटा बुक की कुछ 8 कैटेगरीज होती हैं, 8 श्रेणियां हैं इसकी, 8 कैटेगरीज हैं सर। उसमें एंडेंजर्ड अपने आप में एक कैटेगरी है। तो बेसिकली 4-5 कैटेगरी बच्चों के लिए काम की होती हैं। एक सबसे पहले सबसे ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूं, ये होता है एक्सटिंक्ट। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से प्रकृति से विलुप्त हो चुका है, जा चुका है। दूसरा एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, अर्थात जंगली आवासों में उसकी विलुप्तता है, जंगली आवासों में चला गया, मतलब कहीं बहुत रेयर है, डोमेस्टिक हैबिटेट में मिल सकता है। उसके बाद सर ये जो कैटेगरी होती है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ठीक है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद जो कैटेगरी आती है वो है एंडेंजर्ड, और उसके बाद आती है वल्नरेबल। तो ये कैटेगरीज आप ध्यान रखें, इससे ज्यादा की जरूरत बेसिकली नहीं होती, क्लासेज में भी हम सारा डिस्कस करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और स्टेटमेंट मैं आपको कहना चाहूंगा
कि देखिए एनसीईआरटी की स्टेटमेंट लिखती है कि एक्सटिंक्शन ओवर द टेक्सा इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस, तो वो बहुत क्लियर इस बात को इंडिकेट करता है कोई भी टेक्सा अचानक विलुप्त नहीं हो जाता, वो पहले वल्नरेबल कंडीशन में आएगा, फिर एंडेंजर्ड होगा, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, फिर एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड होगा, उसके बाद एक्सटिंक्शन में जाएगा। तो ये क्लियर करता है। तो इस तरीके से सर ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और फिर आप जानते हैं कि भी बायोस्फीयर रिजर्व, क्राइव रिजर्वेशन और नेशनल पार्क। इनमें एक्सिटी को क्या हो गया, सीधा भी मैंने आपको बताया क्राइव रिजर्वेशन मतलब आप जानते हैं किसी भी टिश्यूज को या पॉलन्स को -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में अगर आप कंजर्वेशन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होता है, जो एक्सिटिव कंजर्वेशन का शीतताप परिरक्षण भी इसको कहते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये जो है वो सारे ऑन साइट कंजर्वेशन है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो आंसर सर फाइनल किया जाए। आंसर यहां हुआ थर्ड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट 1 2 3 इन इंडिया द राइनोसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन। तो देखिए राइनोसोर जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, इसके लिए ये क्वेश्चन सर नीट में आया। डाचिगम नेशनल पार्क जो है 2016 में ये पूछा गया। डाचिगम नेशनल पार्क किसके लिए है? कश्मीर स्टेक। ये तो किसके लिए जाना जाता है? कश्मीर स्टेक। हंगुल भी बोलते हैं कई बार हिंदी में, आपको ऐसा कैसा इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल सकता है। हंगुल के लिए जो प्रसिद्ध है, फेमस है डाचिगम। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो सर ने बताया अभी, राइनोसॉर्स वन हॉर्न एकल सींगा गेंडा, जो एक सींग वाला गेंडा है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। और सुंदरवन नेशनल पार्क है वो बंगाल टाइगर के लिए, ये टाइगर रिजर्व है। और दूधवा नेशनल पार्क भी टाइगर के लिए, ये टाइगर एंड लॉयन आप कहेंगे, टाइगर और लॉयन इसमें रिजर्व है। तो ये नेशनल पार्क है। अब कुछ मेन नेशनल पार्क्स की डिटेल बच्चों को पता होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 जो है वो ऐसे हैं जिनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो फाइनल आंसर हुआ, यहाँ आपसे पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट राइनोसोर के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 124, स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कैन रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय अबाउट। तो सबसे पहले तो यहाँ हॉटस्पॉट को देखने की जरूरत है। देखिए हॉटस्पॉट्स अपने आप में वो एरियाज हैं, अभी इंट्रोडक्शन में जब इसका गुरु नीति का इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, सर ने बोली थी कुछ बातें। हॉटस्पॉट अपने आप में एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस वाली साइट्स हैं, जहां बहुत तेजी से बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता की विलुप्तता हो रही है, उन स्थानों को आप हॉटस्पॉट कहते हैं। और हॉटस्पॉट डिक्लेयर ही इसीलिए किए गए जिससे त्वरित क्षति जो है उसको रोका जा सके, तुरंत उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही वहां पर हाई बायोडायवर्सिटी और हाई एंडेमिज्म मतलब उच्च स्थानिकता और उच्च जातीय समृद्धि भी इन क्षेत्र में होती है। 3 मेन बातें हैं, 2 सर बोल रहे हैं अभी। एंडेमिज्म ध्यान रखें आप, स्थानिकता की कोटि उच्च होनी चाहिए, इसके अलावा स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस अगर हो रहा हो तो उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है जिससे उसको तुरंत प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये 3 बातें हॉटस्पॉट बनाती है। अब हॉटस्पॉट के बनाए जाने से बायोडायवर्सिटी के लॉस को कम किया गया। एनसीईआरटी में एक डेटा दे रखा है जहां बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का चैप्टर उसके लास्ट में, और ये डेटा है पहले टोटल 25 हॉटस्पॉट थे, फिर 9 और हो गए, तो टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने हो गए? 34। ये क्वेश्चन आ गया नीट एग्जाम में। हाँ। और इंडिया में कितने इसमें से? 3। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है और इंडो बर्मा, ये 3 आपके इंडिया के हॉटस्पॉट हैं। सर ने भी सारा बताया। ये एनसीईआरटी का डेटा है, सर जो बोल रहे हैं एनसीईआरटी का डेटा, लेकिन कई बार वो रिसेंट इंफॉर्मेशन भी पूछ लेता है। तो आप एक और ध्यान रखें, अंडमान निकोबार आइलैंड भी हॉटस्पॉट है इंडिया का, वो चौथा हॉटस्पॉट है अंडमान निकोबार आइलैंड। वैसे सर जो बोल रहे हैं यही हमें एग्जाम में यही पूछने की संभावना ज्यादा है क्योंकि एनसीईआरटी से आता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल इशू और ये जो चीजें हैं बायोडायवर्सिटी, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, तो हो सकता है रिसेंट इंफॉर्मेशन पूछे आपसे। अब ये कंसेप्ट किसने दिया? एक इकोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मेयर, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था हॉटस्पॉट, कि कम से कम आप पूरा डायवर्सिटी को अगर आप कंजर्व नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम हॉटस्पॉट को तो करो, क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अर्थ प्लेनेट का 1.4% एरिया कवर करता है। लेकिन अगर इसको कंजर्व आप कर दें तो लगभग लॉस को इतना रोका जा सकता है, मतलब 30% तक बायोडायवर्सिटी लॉस को कम किया जा सकता है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। मतलब आपको देखना है इनमें से कि इन सीटू कंजर्वेशन जो है उसके अलावा यहाँ कोई एक्स सीटू पोर्शन दिया गया है। देखिए नेशनल पार्क जैसा हम बात कर रहे थे, ऑन साइट कंजर्वेशन है। बिल्कुल। सैक्रेड ग्रोव्स, ये भी पवित्र उपवन दे रखे हैं, इन सीटू है, इन सीटू है, जहाँ ट्राइब्स होती हैं उनको कंजर्व करती हैं ट्राइब्स हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे जैसे लेक वगैरह भी हो सकती हैं, इसके अलावा हिल्स हो सकती हैं। उसके बाद में सेंचुरीज दे रखा है आपको, डेफिनेटली ये भी ऑन साइट है। लेकिन बॉटनिकल गार्डन अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये एक्सिटू कंजर्वेशन है, ये ऑफ साइट कंजर्वेशन है। तो फाइनल आंसर सर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 126,
कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन एंड फेमस फॉर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो देखिए कान्हा जो नेशनल पार्क है वो आप कहेंगे टाइगर के लिए है और एमपी में है वो, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश टाइगर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश टाइगर। नेक्स्ट 1 to 7 एक्टोपैरासाइट्स फीड ऑन। एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट दो कैटेगरी बच्चे पढ़ते हैं। एक्टो जो होगा वो आप ये कह सकते हैं ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, और एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो आप कहेंगे इन द बॉडी ऑफ होस्ट। पैरासिटिज्म जो है उसकी डेफिनेशन में एक बात आपको बहुत स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए, द पैरासाइट विल सर्वाइव ऑन और इन द बॉडी ऑफ होस्ट फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड और फॉर होल लाइफ साइकिल। ये डेफिनेट है, उसमें जरूरी है। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर ब्लड सकिंग जो मॉस्क्यूटो है, मच्छर है, उसको पैरासाइट क्यों नहीं माना गया? तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि अगर आपको पता लग जाता कि आपकी बॉडी पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है तो क्या आप टाइम स्पेंड करने देते? बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वो कोई पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करता ही नहीं है। और फिर जो ब्लड लेता है उसको अपने फूड में यानी आहार में यूज नहीं करता है, वो उसको केवल अपने बॉडी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में यूज करता है। तो सर यहाँ दे रखा है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, डेफिनेटली एक्सटर्नल सरफेस से करते हैं, इंटरनल सरफेस से नहीं करेंगे। किडनी ऑफ ह्यूमन नहीं, इंटरनल साइट होगी आरबीसी ऑफ ह्यूमन। तो 2, 3, 4 ये तीनों जो हैं वो इंटरनल साइट्स हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 1 to 8 अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी व्हिच पार्टिकुलेट साइज एंड डायमीटर, माइक्रोमीटर में जो साइज है दे रखा ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल। 2.5 तो बेटा आप समझ सकते हो कि जैसे जो गैसियस यानी कुल मिलाकर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसमें गैसियस है और पार्टिकुलेट मैटर है। तो पार्टिकुलेट मैटर में दो आपके हैं, एक आप समझ सकते हो कि एसपीएम और एक सेटलेबल, जिनका 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो तो सेटल हो जाते हैं तुरंत। और जो आप जानते हैं कि एसपीएम सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और उसमें सबसे खतरनाक आपका 2.5 और लेस है। इससे छोटी साइज का अगर है तो वो हार्म करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। बच्चों एक बात आपने सुनी होगी, आप कहते हैं वो दिल्ली शहर का जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, एयर क्वालिटी खराब है या किसी जगह पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, तो वो फाइनली जो डेटा रिलीज करता है वो सीपीसीबी करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भारत में डेटा रिलीज करता है। तो आंसर हुआ 2.5 और लेस। नेक्स्ट 1 to 9 मैच करेक्टली द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ये कह रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तीनों एक्ट है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। हाँ, याद रखना बिल्कुल। आपका जो है कि सबसे पहले मैं आपको बात करूं, सर वाटर एक्ट बना था 1974 में, आपका वाटर एक्ट बना था। ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये था 1981 में, क्लियर। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना ये आपका 1986 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट एंड इंक्लूड नॉइज, वो आपका 1987 में नॉइज को भी उसमें इंक्लूड कर लिया एज ए एयर पोल्यूटेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 130 catalytic converters are fitted into automobiles to reduce emission of the harmful gases। ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को किस में चेंज कर देते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, बिल्कुल इसी में कन्वर्ट करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, और इसमें भी नहीं करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मिथुन इसमें भी नहीं करते हैं, यानी वो आपका किस में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम है कि जो वाहनों यानी जो भी व्हीकल्स हैं उनके एग्जॉस्ट में उनको फिटेड किया जाता है, उनका काम है कि जो हार्मफुल है उनको या तो अनहार्मफुल में या लेस में कन्वर्ट कर दें। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही जो डीजल पेट्रोल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वो होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे 3,4 बेंजोपायरिन। तो 3,4 बेंजोपायरिन बहुत हार्मफुल पोल्यूटेंट है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोकार्बन के परसेंटेज कम भी करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसे आप समझ सकते हो कि NO2 को N2O में कन्वर्ट कर देंगे, तो या तो हार्मफुल अनहार्मफुल में या लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देंगे जो कैटालिटिक कन्वर्टर हैं। और जिन वाहनों में फिट किए जाते हैं उनमें लेड फ्री पेट्रोल डीजल यूज करना होता है, और ये 3 महंगी धातुओं से बने होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम। बिल्कुल। नेक्स्ट तो फाइनल आंसर रहा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 131 मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉर्ड्स गिवन बिलो। इसमें कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ पॉल्यूटेंट्स दे रखे हैं, और कॉलम सेकंड में जो है वो इनसे होने वाले इंपैक्ट या डिजीज हैं। जैसे मरकरी सबसे पहले दे रखा है, पारा, तो आप ये जानते हैं ये मीना माता डिजीज कॉज करता है।
ठीक है। इसके बाद नाइट्रेट दे रखा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज कोज करता है। आर्सेनिक और कैडमियम दे रखे हैं जो बेसिकली आप ये कहेंगे ब्लैक फुट डिजीज और इटाई रोग कोज करते हैं। तो बच्चों ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन बेसिकली नहीं है, अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि रेलिवेंट है। तो रेलिवेंसी जो है उसके अकॉर्डिंग आप इनको मैच कर लें। मैंने सारा बोल दिया है, मर्करी, नाइट्रेट, आर्सेनिक और कैडमियम। क्लियर? नेक्स्ट 132 some statements are given below, each with one or two blanks. Okay, select the option with the correctly fills up the blanks. कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उनमें ब्लैंक यहाँ छोड़ रखा है। ये कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा तो क्या करेगा कि जो एग के सेल होते हैं, अंडों के जो कवच होते हैं, आवरण होते हैं, वो थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तो इमेच्योर मैच्योरेशन से पहले वो क्या फट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और थिनिंग ऑफ एग सेल, ये हो गया। फिर आप देखो कि सेकंड पढ़ लेते हैं, बर्न्स मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर्ड टू द पेट्रोल एंड डीजल। तो इसमें फ्यूल को हमें देखना है, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, तो सीएनजी ज्यादा एफिशिएंट जो फ्यूल है बिल्कुल। जैसे जो मेट्रो सिटीज है उनमें सीएनजी का ही यूज किया जाता है, पेट्रोल डीजल के लिए अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन की समस्या नहीं होती। हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें तो सीएनजी हुआ। थर्ड था ब्लैंक इज द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक व्हिच अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होती है, लेकिन ब्लैंक पहले भी उसमें छोड़ रखा है। तो वो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को आप कह देंगे, प्रोसेस विल बी द यूट्रोफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट के एक्यूमुलेशन से वहां न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स दे रखा है, ब्लैंक है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म which are sensitive to the high temperature। हाई टेम्परेचर के लिए जो सेंसिटिव होंगी वो थर्मोसेंसिटिव होती हैं। भाई वो भी एक वाटर पोल्यूटेंट काउंट किया गया है, थर्मल जो वेस्ट वाटर है उसमें वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। फिफ्थ वन दे रखा है, रिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नॉन एज, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही सारी सीक्वेंस सही दे रखी है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, थिनिंग एक्सेल, सीएनजी, यूट्रोफिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो यहाँ मुझे लगता है फर्स्ट आंसर ही सर करेक्ट हो जाएगा। 133 ये 133 उसी का हिंदी वर्जन है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे देख लें, वहां सारी बातें जो एक्सप्लेन की गई है वो ही एग्जैक्टली यहाँ एक्सप्लेन है। 133 वो रिपीटेड था, हिंदी इंग्लिश जो है वो दोनों साथ दे दी गई थी। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की बात ये कर रहा है, और ये कह रहा सीवेज वाटर में जो प्रेजेंट है उसको मेजर किया जा सकता है बाय द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। क्लियर? तो ये बीओडी एग्जैक्टली यहाँ क्या है? देखिए बीओडी किसी भी पर्टिकुलर वाटर सैंपल में या फिर आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो डिग्रेड किया जा सकता है, उसको डिग्रेड करने के लिए रिक्वायर ऑक्सीजन जो वहां डिकम्पोजर्स को रिक्वायर्ड है उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में काउंट किया जाए। अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो दैट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। काफी बार एम्स में और नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा सीओडी भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। देखिए सीओडी का वैल्यू ऑलवेज बीओडी से ज्यादा होगा, लेकिन इस सीओडी की वैल्यू को बनाने में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बीओडी का ही होता है। जैसे मैं ये भी कह सकता हूं, मान लीजिए कहीं सीओडी आपने निकाली तो 99.9% ये हो सकती है, सिर्फ 0.1% सीओडी का पर्सनल वैल्यू हो सकता है, बट सीओडी बीओडी को मिलाकर ही बनती है। अब यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी कंज्यूम्ड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। फिर लिखा है द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। बिल्कुल परफेक्ट बात यहाँ लिखी है। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर एसिड वाटर, एसिड वर ऑक्सीडाइज्ड, गलत हो गया। फिर दिया गया द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल है, गलत हुआ, एसिड है, गलत हुआ, और ऊपर जो आपको दे रखा है वो CO2 दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए गलत हुआ। तो सेकंड आंसर यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, यूजिंग Khan's technique by the year 2002 more than 40 kilometers of road in Bangalore has been laid. This road is mixture of। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये 2020 में ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, भी खान ने की तकनीक का उपयोग कर वर्ष 2002 बेंगलोर, ये केस स्टडीज जो दे रखी है लास्ट चैप्टर में उससे रिलेटेड। तो ये क्या था बेटा कि पॉलीब्लेंड, और आप समझ सकते हैं कि पॉलीब्लेंड और बिटुमेन यहाँ इसको यूज किया गया।
कि बिटुमेन जो चारकोलिन कोल का ही जो आइसोटोप है बिटुमेन और पॉलीब्लेंड होता है प्लास्टिक जो वेस्ट प्लास्टिक उसका महीन पाउडर या कण है उसको आप कहते हैं पॉलीब्लेंड और बिटुमेन। इससे इसमें जल प्रतिकर्षण क्षमता इतनी ज्यादा थी कि बाकी की सड़कों से 5 गुना ज्यादा इसकी जो कैपेसिटी रहेगी। हाँ बिल्कुल, तो ये आंसर विल बी थर्ड आपका हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें देखो सर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक जगह प्लास्टिक लिखा है, एक जगह ठोस अवशिष्ट लिखा है, पॉलीब्लेंड दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो, उपरोक्त सभी पे जाना चाहिए या फिर पॉलीब्लेंड बिटुमेन पे ही जाना चाहिए। बिटुमेन मेन है ना, हाँ, स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट 135 इन एक्वेटिक फूड चेन if water body is having 0.003 ppb parts per billion of DDT its maximum concentration can be observed। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, 19 में आया था भाई। मैक्सिमम कंसंट्रेशन वहां देखो वाटर से 0 यहां कंफ्यूज होगा ना, 0.00 ppb दे सकता है और फाइटोप्लैंक्टन में 0.00 ppm दे सकता है पार्टिकुलेट पर मिनट वो, लेकिन वहां फाइटोप्लैंक्टन दिया नहीं, सीधा वाटर से जू प्लैंक्टन पे अपन गए 0.04, देन स्मॉल फिश 2 ppm एंड लार्ज फिश। और फिर आप समझ सकते हैं कि बर्ड सीगल है, सीगल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पहले पूछा जा चुका है, जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखें बच्चों। तो इस तरीके से जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे होगा ना वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसमें ऑब्जर्व की जा सकती है और सबसे ज्यादा हार्म उसी को होगा। और उसमें आसान बता दें कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इंटरप्ट करेंगे, बाधित करेंगे, तो वो एक्सेल थिनिंग हो जाएगी। देखो सबसे कम होगा इसमें, उसके बाद आप कहेंगे स्मॉल फिशेज में, उसके बाद लार्ज फिशेज में और उसके बाद में फिश ईटिंग बर्ड्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यही आंसर होगा इसमें। क्लियर? नेक्स्ट 136 यूट्रॉफिकेशन इज ऑफन सीन इन और ऑन। यूट्रॉफिकेशन कहां होता है? माउंटेन पे नहीं हो सकता, डेजर्ट पे नहीं हो सकता। अभी आपने बात की थी एक्वेटिक हैबिटेट जो है, इन एक्वेटिक हैबिटेट में नाइट्रेट और फॉस्फेट के एक्यूमुलेशन से यूट्रॉफिकेशन होता है। जो फ्रेश वाटर लेक है तो फ्रेश वाटर लेक की नेचुरल एजिंग है कि इनिशियली जब वो बिल्कुल न्यू एज में रहती है तो फ्रेश वाटर होता है और एकदम साफ सुथरा होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है वाटर वहाँ का। और फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर मलबे में बढ़ता जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बीओडी उसकी इंक्रीज होगी और धीरे धीरे उथली और गर्म होगी। पॉल्यूटेंट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 137 Which of the following is a wrong statement? कौन सा एक गलत कथन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमिनन। डेफिनेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमिनन है। यूट्रॉफिकेशन इज ए कंप्लीटली मैन इंड्यूस्ड फिनोमिनन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। नहीं, कंप्लीटली मैन इंड्यूस्ड तो आप नहीं कह सकते इसको। नेचुरल एजिंग भी लेक्स की होती है, वो तो नेचुरली है, वो तो फिर एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन होगा, एसिलरेट करवाया जा सकता है, वो मैन मेड ही होगा। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज। देखिए फॉरेस्ट जो है वो काफी तेजी से एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो बहुत तेजी से उनका एक्सेलरेशन किया जा रहा है। ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज गुड ओजोन फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली गुड ओजोन और बैड ओजोन हम कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसा कि हम जो है वो स्वार्थी जीव हैं, उसी हिसाब से ओजोन ऊपर हमें फायदा पहुंचा रही है क्योंकि यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए उसको हम गुड ओजोन कह रहे हैं, और हमें यहाँ हार्म करती है ट्रोपोस्फीयर की ओजोन बैड ओजोन है, इसलिए बैड ओजोन उसको कहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करती है, हमें हार्म करती है, इसलिए यहाँ हम इसको बैड ओजोन कह देते हैं। तो सर आंसर इसका फाइनल हुआ सेकंड। यूट्रॉफिकेशन इज ए कंप्लीटली मैन इंड्यूस्ड एक्टिविटी नहीं हो सकती। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 138 ड्यूरिंग द यूट्रॉफिकेशन ऑफ लेक, एक लेक के यूट्रॉफिकेशन के दौरान क्या हो सकता है? ये कह रहा है लेक्स नेटिलिटी इंक्रीज। देखिए नेटिलिटी जो है वो बर्थ रेट है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बढ़ने से किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म की नेटिलिटी इंस्टेंट बढ़ सकती है, बट ओवरऑल नेटिलिटी बढ़ने के बजाय जो ऑर्गेनिज्म में बायोमास का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ेगी। उसके बाद दे रखा है एनिमल लाइफ जो है उसको खतरा होगा, वो तेजी से बढ़ता है, बर्गन्स डेफिनेटली हो सकता है। लैग ग्रोथ सेलोर एंड कोल्डर, ये कोल्डर नहीं होगा। फिर दे रखा है ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू डिपॉजिटेड ऑन द लेग बॉटम, डेफिनेटली जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा बॉटम में जमा होने लगेगा, ये भी सही है। आंसर होगा सेकंड, ठीक है, बी एंड डी। नेक्स्ट 139 इन 11 मेन सिटीज ऑफ इंडिया व्हिच यूरो नॉर्म्स बिकम अप्लाइड सिंस 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से भारत के 11 मुख्य शहरों में कौन से यूरो नॉर्म्स प्रभावी हैं? तो वो आपका हो गया 4, यूरो नॉर्म 4 हो गया था। यूरो नॉर्म या भारत स्टेज के नाम से जो व्हीकल्स वगैरह आते हैं, जो ये मानक स्टाइल, ये ईंधन का एक मानक है, और आप समझ सकते हैं कि अब तो यूरो 6 पे अपन जा रहे हैं। हाँ, गाड़ियां जो नई आ रही हैं तो यूरो 6 नया इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। नेक्स्ट 140 इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ द अर्थ वुड बी, तो देखिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जैसा एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि
ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो होना तो जरूरी है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज का कॉम्पोजिशन ज्यादा नहीं हो, ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप जानते हैं एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, और उसके जो साइड इफेक्ट हैं या जो भी दुष्परिणाम है यानी ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से आप समझ सकते हैं कि कई सारे जो एल नीनो इफेक्ट है, जलवायु में विषम परिवर्तन वो हो सकते हैं, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है, सी का वाटर लेवल राइज होना है, ये सब उससे दिक्कतें होने लगेंगी। नेक्स्ट 1 for 1, फाइंड ऑड वन विद रेफरेंस टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के संबंध में ऑड वन आपको चूज करना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी हमने बात की थी, वाटर पॉल्यूशन में डेफिनेटली आएगी। एसिड रेन नहीं होगा, यही डाउट होता है बच्चों को। एसिड रेन का मतलब ऐसा बरसता नहीं है, हाँ डेफिनेटली वहां आता है, रिलीज होता है, वो एसिडिक फॉर्म, लेकिन एयर पॉल्यूशन का पार्ट है ये। भाई SO2 NO2 ऊपर जाएगी तो वो वेपर से रिएक्ट करके फिर वो एसिड रेन के फॉर्म में आएगी। यूट्रोफिकेशन है, डेफिनेटली है, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी, जैसे अभी आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डीडीटी की कंसंट्रेशन का, वो बायोमैग्निफिकेशन को इंडिकेट करता है। नाइट्रेट और फॉस्फेट की क्वांटिटी इंक्रीज करते हुए हम जो कह रहे थे वो यूट्रोफिकेशन था, और बीओडी आप कह रहे हैं जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना ही पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। और भाई यहाँ तो एक कंसेप्ट याद रखें, सीधी सी है कि ऑर्गेनिक मैटर अगर बायोडिग्रेडेबल है ना तो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, जितना ऑर्गेनिक मैटर डालोगे उतना बीओडी बढ़ेगी, उतनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की डिमांड उतने डीकंपोजर्स को या डिग्रेड करने वाले ऑर्गेनिज्म तो बीओडी डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये तो बायोडिग्रेडेबल है। और इसके लिए आपको जो ग्राफ दिया गया है कि जैसे सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ही है, और वो ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल है, तो जैसे ही सीवेज को डिस्चार्ज किया जाता है एक्वेटिक बॉडी के अंदर तो तुरंत आप समझ सकते हो बीओडी बढ़ती है और डीओ कम, तो डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सेकंड आपका था कि भी नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल से डीडीटी है, जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, फिर और भी कैडमियम ये हैं, तो वो आपका शो करता है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन शो करता है। ठीक, बिल्कुल। 142, which of the following is or are the major region or regions of the deforestation? डिफॉरेस्टेशन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर डेफिनेटली है, जैसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए दिया गया है, सोयाबीन की खेती के लिए साफ किया गया। कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इनटू लैंड्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, डेफिनेटली। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने आप में स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी, वो तो हाइब्रिड और हाँ, जिसमें स्पेसिफिक हाइब्रिड सीड्स और इन सबको यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाया गया। तो आपके पास 1 और 2 जो हैं वो दोनों इसका कारण है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट 143, the Euro norms और the भारत स्टेज aims to reduce दो, अभी बात हम कर रहे थे। तो देखिए ये स्पेसिफिकली जो है वो एरोमेटिक कंटेंट के अलावा सल्फर और लेड जो पॉल्यूटेंट है उन पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है कि जो मेट्रो सिटी, जैसे 11 सिटीज का एग्जांपल अभी आपने कहा था, यूरो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहां ऐसे व्हीकल यूज किए जाएं जो पॉल्यूटेंट्स कम से कम रिलीज करें। तो यहाँ हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन। भाई यूरो जो मानक स्टैंडर्ड है, साथ में आप समझ सकते हैं कि एरोमेटिक जो अदृत हाइड्रोकार्बन है ना उनका परसेंटेज कम करना, और सल्फर कंटेंट को भी कम से कम करना ताकि SO2 रिलीज नहीं हो। जैसे जो आवाज आती है ना, जो विस्फोटक आवाज आपको कई बार सुनाई देती है व्हीकल से, लेड की प्रेजेंस के कारण। 144, नॉइज पॉल्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय। नॉइज पॉल्यूशन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपको अपार्जित फॉर्म वहां दे रखा है, शुरू में एयर पॉल्यूशन के पार्ट है। ग्रीन मफलर डेफिनेटली। तो देखिए स्क्रबर और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड दोनों हैं मेजर, ये एग्जाम में दोनों पूछे जा चुके हैं सर। और ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि लार्ज स्केल के ऊपर जो ट्रीज होते हैं, डेंस प्लांटेशन आपका हो गया, तो ग्रीन मफलर हो गया। और ये आप समझ सकते हो कि नॉइज पोल्यूशन के लिए लगाए जाते हैं, सड़क के किनारों पर भी आप समझ सकते हो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये बात आपकी है। क्लियर? 145, जनरली कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू ऑक्साइड इनटू रेस्पेक्टिवली। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 और H2O में कन्वर्ट करते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं सामान्य उत्प्रेरक हाइड्रोकार्बन कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड को क्रम से बदल देते हैं। तो ऑप्शन में है, चेक कर लिए जाए सर, CO2 H2O और इसके अलावा नाइट्रोजन गैसेज। हाँ, CO2 का नाइट्रोजन गैस, फर्स्ट आंसर आपका हो गया बिल्कुल, कि CO2 H2 हो गया और CO2 का नाइट्रोजन गैसेज हो गया। 146, some events that are related with the integrated water waste water management और integrated water waste management है, तो उससे related statements कुछ आपको दे रखे हैं। ये कह रहा है the water flows through the marshes, कच्छ से होकर जल को प्रवाहित किया जाता है। बिल्कुल, जो वहां पर वन हम्बोल्ट ने आप समझे फॉर्म FOM यानी फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, फॉर्म ध्यान रखें। और वहां 60 हेक्टेयर
ये लैंड एरिया लिया गया जो मार्स रीजन था और उसको 10 मतलब 6 रीजन में डिवाइड किया गया, 10 हेक्टेयर के 6 डिवीजन में डिवाइड किया गया और वहां से जैसे उसको पास किया गया तो उसके अंदर ऐसे ऐसे प्लांट या मतलब जो माइक्रोब्स थे जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकें और धीरे धीरे वहां से वाटर फ्लो हुआ तो लास्ट तक वो क्या हो गया, प्यूरिफाई हुआ। तो वाटर फ्लो थ्रू द मार्स, सही है। फिर कह रहा है appropriate plant, algae, fungi and bacteria were seeded into the area which neutralize, absorb and assimilate the pollutants। सर अभी जो स्टेटमेंट बोल रहे थे वही बात ही एक तरीके से बच्चों है। It gets purified naturally। ये भी करेक्ट है। और कह रहा है the biologist develop a series of the 6 connected marses और 60 हेक्टेयर अभी आपको बताया गया था। तो यहाँ एक तरीके से सीक्वेंस अब आपको सीक्वेंस देना। सबसे पहले तो ये क्या है बायोलॉजिस्ट ने ये डेवलप किया, ठीक है डी। उसके बाद में आप समझते हैं सर बी डेफिनेटली, और फिर आपका हो गया ए और सी। तो ये सेकंड आंसर मैं जहां तक समझता हूँ हाँ करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 147 इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज ए सस्टेनेबल सिस्टम फॉर द हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग। केरला का एग्जांपल हमें इसके लिए दिया जाता है। परंपरागत शौचालय होंगे या सैनिटरी लैंडफिल टॉयलेट्स होंगे। डेफिनेटली आपको पता है कि सैनिटरी लैंडफिल टॉयलेट्स जो है उनको यूज किया जाएगा जिससे ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज नहीं कर सके। सर इसमें इकोलॉजिकल सैनिटेशन है, ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स हो, ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स में उनको किया जाता है क्योंकि वहाँ वाटर के बिना ही तो है, वाटर के बिना केवल फ्लश ड्राई कंडीशन। ओके, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का कंसर्न है। तो आंसर थर्ड सैनिटरी लैंडफिल्स के अलावा लैंडफिल टॉयलेट्स के बजाय ज्यादा इफेक्टिव जो रेफरेंस है वो ड्राई कंपोजिशन होगा, ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। नेक्स्ट 148 इकोसेन, ये अभी वही जो हम डिस्कस कर रहे थे। इकोसेन है एक प्रकार का शौचालय जो केरल व श्रीलंका के कई भागों में प्रयोग किया जाता है। इन दिस ह्यूमन एक्सक्रीटा रिसाइक्ल्ड इनटू द केमिकल फर्टिलाइजर व्हिच रिड्यूस द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, कम कर सकता है। बहुत फर्स्ट एंड सेकंड और एक नन ऑफ दीज आपको दिया तो डेफिनेटली बहुत फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 149 global agreement in specific control strategies to reduce release of the ozone depleting substances was developed by। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। एग्जाम में आ गया मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है भाई 1987 में वो संधि बनी थी, उसके बाद 1989 में वो लागू हो गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए? ओजोन के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल के जो भी थे वो किसके लिए हैं? जो CO2 को ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज होती है मेन CO2 को रिड्यूस करने के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग पर मिटिगेटिंग एफर्ट्स थे और ये आप कह सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन से मिटिगेटिंग एफर्ट्स थे। नेक्स्ट 150 dB डेसिबल इज ए स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। तो देखिए सर्टेन पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, द डेंसिटी ऑफ द बैक्टीरियल मीडियम नहीं होगा, ए पार्टिकुलर पॉल्यूशन डेफिनेटली नॉइज पॉल्यूशन है तो वो फिर एयर में उसको एयर पॉल्यूशन में बाद में काउंट किया 1987 के अंदर। बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, तो थर्ड आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये था आपके पास इकोलॉजी 5 5th एपिसोड ऑफ द गुरु नीति ऑफ इकोलॉजी। और इसमें भी हमने मेनली एनवायरमेंटल इश्यूज और बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनमें ऑप्शंस के आसपास की सारी बातें डिस्कस की हैं। मुझे लगता है कि ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें 6th और 7th जो इकोलॉजी के एपिसोड्स होंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस और लास्ट में कुछ और स्पेसिफिक कंटेंट हम ट्राई करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू। तो देखिए बेटा कि अब ये पूरा हो चुका है। वैसे इकोलॉजी सिलेबस वाइज हमने ये पूरा कर दिया और नेक्स्ट में सर ने जैसे बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनके साथ हम टॉपिक को यानी आप पूरे वापस हम रिवाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। थैंक यू। उसमें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर आप बैठे, एक तरीके से आप अपना रिवीजन ही लें, सेल्फ एक्सरसाइज जैसा वो है। हम जब डिस्कस करें तो आपको पहले से क्वेश्चन पता होना चाहिए, उसका आंसर पता होना चाहिए, इस तरीके से आपने। ओके, एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।